नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाट इट विल टेक टू हैव साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया अनपैकिंग द कोविड कमेटी रिपोर्ट और इज वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल हाउ कोविड रिपोर्ट एड्रेसेस कंसर्न्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते कई वर्षों से देश में एक मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। वह मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव। हर चौक चौराहों और राजनीतिक गलियारों की चर्चा से निकलते हुए लगता है कि अब इसे जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। असल में हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव या ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने ONOE को व्यवहारिक मानते हुए कई सुझाव दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है यह सिफारिशें, इसके लिए संविधान में क्या क्या संशोधन किए जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी चिंताओं पर समिति की राय क्या है, तो वहीं इस रिपोर्ट के बाद आगे की राह क्या होगी। आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समिति की संरचना और उसकी मुख्य सिफारिशें जान लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्रा भी समिति में शामिल थे। 191 दिनों तक सभी हितधारकों से विचार करने के बाद समिति ने कई सिफारिशें करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। इसके लिए समिति ने सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से विचार विमर्श करने और कई देशों की चुनावी प्रक्रिया समझने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने के मुद्दे से जुड़ी कई सिफारिशें दी हैं। समिति का कहना है कि इसे संभव बनाने के लिए चुनाव 2 चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएं, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हों। इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों का पूरा कराया जा सकना संभव हो। समिति के अनुसार इसके लिए आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति एक अधिसूचना के जरिए ऐसे प्रावधानों को लागू करे। इस दिन को निर्धारित तिथि कहा जाएगा। इस तिथि के बाद विधानसभाओं का कार्यकाल बाद के लोकसभा के आम चुनावों तक खत्म होने वाली अवधि के लिए ही होगा। इसके बाद लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। इसके कार्यान्वयन के लिए समिति ने एक समूह बनाने की भी सिफारिश की है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स जैसे EVM मशीनों और VVPAT खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य व्यवस्था करने के लिए निर्वाचन आयोग को पहले से ही योजना और अनुमान तैयार करने का सुझाव भी दिया है। वहीं नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए ये काम राज्य निर्वाचन आयोग को करने की सलाह दी है। इसके लिए समिति ने एक ही मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करने की भी बात की है। आइए अब जानते कि इन्हें कैसे संभव बनाया जा सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को प्रभावी बनाने के लिए समिति ने भारत के संविधान में 15 संशोधनों का सुझाव दिया है। समिति के अनुसार इन्हें 2 संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से किया जाएगा। पहला विधेयक एक साथ चुनाव प्रणाली में परिवर्तन और लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए उनके निर्धारित 5 साल के
कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित होगा। समिति के अनुसार इस विधेयक को राज्य सरकारों से परामर्श या राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संसद द्वारा पारित किया जा सकता है, जबकि वहीं दूसरा संशोधन विधेयक नगरपालिका और पंचायत चुनावों के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा एकल मतदाता सूची के निर्माण से संबंधित होगा, जिसमें प्रत्येक मतदाता और उस सीट का विवरण होगा। इसके लिए वे मतदान करने के पात्र हैं। चूंकि यह विधेयक उन विषयों से संबंधित है जिन पर राज्यों के पास कानून बनाने की प्राथमिक शक्ति है, इसलिए इसे लागू करने से पहले भारत के आधे राज्यों के अनुमोदन या अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। समिति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए इसमें 82A जोड़ने का सुझाव दिया है। अनुच्छेद 82A उस प्रक्रिया को स्थापित करेगा जिसके द्वारा देश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव की प्रणाली की ओर बढ़ेगा, जबकि अनुच्छेद 82A के खंड 1 के तहत यह प्रावधान किया जाएगा, आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी करे। वहीं अनुच्छेद 82A के खंड 2 में नियत तारीख के बाद होने वाले किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी, इसका प्रावधान किया जाएगा। प्रस्तावित अनुच्छेद 82A के खंड 3 में भारतीय निर्वाचन आयोग या ECI को लोकसभा और विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ कराने की आवश्यकता की बात कही जाएगी। वहीं अनुच्छेद 82A के खंड 4 के तहत ECI को अगर यह लगता है कि किसी भी विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते और वह राष्ट्रपति को यह आदेश द्वारा घोषणा करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा का चुनाव बाद की तारीख में कराए जा सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 82A के खंड 5 के तहत ऐसे मामलों में भी जहां राज्य विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया गया है, विधानसभा का पूरा कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन आम चुनाव में गठित लोकसभा का पूरा कार्यकाल समाप्त होगा। इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक अनुच्छेद 327 में संशोधन की भी सिफारिश करता है, जो संसद को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और निर्वाचन क्षेत्रों पर परिसीमन भी शामिल है। इसके लिए समिति ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 327 के तहत संसद की शक्ति का विस्तार करते हुए इसमें एक साथ चुनाव कराने को भी शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त दूसरे विधेयक में सुझाए गए संशोधन नगरपालिका और पंचायत चुनावों से संबंधित है, इसलिए इन्हें राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसके लिए समिति ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 324A शामिल करने का सुझाव दिया है। यह नया अनुच्छेद संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव आम चुनाव या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ ही आयोजित किए जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 325 में नए उपखंड जोड़े जाने चाहिए, जिसका संबंध संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची से होगा। समिति द्वारा प्रस्तावित नए अनुच्छेद 325 के खंड 2 निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकल मतदाता सूची बनाएगा। यह मतदाता सूची ECI द्वारा राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से बनाई जाएगी और इसके तहत तैयार की गई मतदाता सूची अनुच्छेद 325 के तहत चुनाव आयोग या राज्य चुनाव द्वारा अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत पहले तैयार की गई किसी भी मतदाता सूची का स्थान लेगी। इसके अलावा रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं से संबंधित कुछ कानूनों में संशोधन की भी सिफारिश की गई है, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इन कानूनों में संशोधनों की सिफारिश इसलिए की गई है ताकि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा चुनाव भी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ ही हो सके। आइए अब समझते हैं कि समिति ने त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में
समय से पहले लोकसभा या राज्य विधानसभा के भंग होने पर क्या सिफारिश की है? वर्तमान में जब लोकसभा या राज्य विधानसभा पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है, तो नए चुनाव की स्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का गठन प्रत्येक चुनाव के बाद 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। समिति ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 83 के उपखंड 2 यानी संसद के सदनों की अवधि से संबंधित और अनुच्छेद 172 के उपखंड 1 विधानसभाओं की अवधि से संबंधित में संशोधन करके इस 5 साल की अवधि को पूर्ण कार्यकाल के रूप में बदल दिया जाए। इससे यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हुए, तो अनुच्छेद 83 के खंड 3 और 172 के खंड 3 में सुझाए गए संशोधनों के अनुसार शेष अवधि और असमाप्त कार्यकाल के रूप में संदर्भित किया जाएगा। अनुशंसित अनुच्छेद 83 खंड 4 और 172 के खंड 4 में कहा गया है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा जो पिछली विधानसभा की जगह लेती है, वह निर्धारित समय पर एक साथ चुनाव होने पर फिर से भंग होने से पहले केवल शेष या असमाप्त अवधि के लिए ही काम करेगी। समिति का कहना है कि इसके लिए भी राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। ऐसे में इस पर अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का ही आएगा, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी इस आधार पर कई कानूनों को असंवैधानिक करार दिया है। समिति की सिफारिशों को समझने के बाद आइए अब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं और इन चिंताओं पर समिति के सुझाव क्या हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सबसे पहली चिंता तो ये है कि कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह असंवैधानिक और संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसके लिए राज्य विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर समिति का कहना है कि चूंकि त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में विधानसभाओं या संसद को पहले भी कई बार 5 वर्ष से पहले भी भंग करा दिया जाता है। साथ ही अनुच्छेद 83 और 172 के तहत क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन कार्यकाल की न्यूनतम संख्या 5 साल तय नहीं की गई है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने के लिए अगर राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। समिति का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका मूल संरचना है, न कि लोकसभा विधानसभा का न्यूनतम कार्यकाल। इसे लेकर दूसरी चिंता ये भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। चूंकि इससे चुनावी प्रक्रिया बाधित होगी, तो वहीं यह योजना नागरिकों के लिए अधिकारों का भी उल्लंघन करेगी। हालांकि समिति का इस पर कहना है कि एक साथ चुनाव कराने में चुनावी प्रक्रिया में शामिल लोगों के समय और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही इससे वित्तीय संसाधनों का बोझ भी घटेगा। तो वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव से बेहतर शासन भी मिलेगा, क्योंकि इससे सरकारों की लोक लुभावन उपायों से प्रेरित होने की संभावना घटेगी। यह प्रक्रिया किसी को भी मतदान करने या चुनाव में भाग लेने से रोकती नहीं है और न ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की वर्तमान प्रणाली को खत्म करेगी। इससे जुड़ी तीसरी चिंता यह है कि इससे संघवाद कमजोर होगा, तो वहीं एक साथ चुनाव कराने से राज्यों के अधिकारों का भी हनन होगा। हालांकि रिपोर्ट ने कहा है कि इससे संघवाद को खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 327 पहले से ही संसद को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कराने की अनुमति देता है, जिसमें मतदाता सूची की तैयारी और परिसीमन शामिल है। ओएनओई से जुड़ी राजनीतिक दलों की एक प्रमुख चिंता यह भी है कि यह त्रिशंकु संसद या विधानसभा के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहेगा। हालांकि इस पर भी समिति ने सरकारिया आयोग का हवाला देते हुए अपनी बात रखी है। इसके अनुसार बहुमत न होने पर राज्यपाल वरीयता क्रम में ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, उसके बाद निर्दलियों सहित अन्य लोगों के समर्थन से दावा पेश करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करे, फिर चुनाव के बाद पार्टियों के गठबंधन को और
अंत में चुनाव के बाद का गठबंधन, जिसमें गठबंधन में कुछ दल सरकार बनाते हैं और अन्य इसे बाहर से समर्थन देते हैं, उनको बुलाए। ऐसा करने से बहुत हद तक त्रिशंकु विधानसभा से निपटा जा सकेगा। आइए अब समझते हैं कि आगे की राह क्या होगी। अगर देखा जाए तो सभी नीतियां अपने साथ कई फायदे नुकसान साथ लेकर आती हैं। कुछ लोगों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है तो कुछ द्वारा विरोध। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में या विश्व में किसी भी देश में ऐसा पहली बार किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बेल्जियम जैसे कई देश हैं जहां राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ होते हैं। समिति ने भी इन देशों के अध्ययन के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इंडोनेशिया ने तो ऐसी प्रक्रिया वर्ष 2019 में ही अपनाई है और फरवरी 2024 में इंडोनेशिया ने सफलतापूर्वक एक साथ चुनाव कराए। इतना ही नहीं, इसे अब तक दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव भी माना जा रहा है, जिसमें लगभग 200 मिलियन लोगों ने सभी 5 स्तरों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, क्षेत्रीय विधानसभाओं के सदस्य और नगर पालिका चुनावों में मतदान किया है। वहीं भारत में भी 1951 से 1967 तक केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव एक साथ ही हुए हैं। ऐसे में नई या असफल प्रक्रिया कहकर इसे सिरे से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। भारत यूं भी आज विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिस पर पहले से ही संसाधनों का बोझ बहुत अधिक है। ऐसे में अगर एक साथ चुनाव कराए जाने से वित्तीय संसाधनों की बचत होती है तो एक बार इस दिशा में बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसके लिए यह ध्यान रखना होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हानि ना हो। इन सबसे इतर मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर भी सरकार को जोर देना होगा, लेकिन यह लागू किया जाए कि नहीं, इस फैसले को लेने का अधिकार मतदाताओं पर हो और उनके हितों को ही सर्वोपरि रखा जाए। इसके लिए जनमत संग्रह कराने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अंततः विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ऐसे अधिकार संविधान द्वारा हम भारत के लोग को सुपुर्द किए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। तो चलिए अपनी चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, भारत एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया को कैसे सफल बना सकता है? अपने विचार दीजिए। आज के आर्टिकल में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।